हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बीच समानता और अंतर को पढ़ेंगे। पिछले दो क्लास से ही हम लोग जो है लोकतंत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग लोकतंत्र क्या है इसका इंट्रोडक्शन परिचय को पढ़े हैं। लोकतंत्र ये शब्द जो है कहाँ से निकल के आया है और लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है, इसकी विशेषता और लोकतंत्र के गुण दोष, साथ ही लोकतंत्र की सफलता की शर्तें, इतनी बातों को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र के बारे में लोकतंत्र के बारे में मात्र 3 ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आता है। लोकतंत्र का गुण दोष, लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। तीसरा क्वेश्चन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र के प्रकार, कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है, तो 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आज हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही पढ़ेंगे और संभावना है कि इस साल जो सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो सके, पूरी तरह से हम कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रकार जो है आ भी सकता है। तो हमें जो है तीनों क्वेश्चंस को पढ़ लेना है लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के गुण दोष, सफलता की शर्तें और प्रकार, ये 3 ही क्वेश्चंस जो है बेसिकली जो है आता है लोकतंत्र के बारे में। तो आज हम जो है लोकतंत्र के प्रकार को पढ़ रहे हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आइए हम सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है इसे हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, क्या अर्थ है, इसका भी इसमें भी कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई है, दोनों बातों को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ नागरिकों को निर्णय लेने में सीधे भाग लेने का अवसर मिलता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है जनता सीधे अपना जो है कानून बनाने में जो है सीधे रूप से जो है भाग लेती है। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि के द्वारा जो है कानून प्रक्रिया में जो है भाग लिया जाता है, या अपनी समस्या को जो है प्रतिनिधि के द्वारा जो है समाधान किया जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता सीधे रूप से जो है अपना जो है भाग लेता है, अपनी समस्या का समाधान और नियम कानून बनाने में भी जो है सीधे रूप से भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। यह एक जो है टाउन हॉल बैठक का रूप ले सकता है, जहां सभी नागरिक जो है चर्चा कर सकते हैं कि कानून पर मतदान कर सकते हैं या जनमत संग्रह कर सकते हैं। मतलब कानून पर मतदान करेंगे या जनमत संग्रह करेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों द्वारा अधिक जो है प्रत्यक्ष भागीदारी की अनुमति देता है, लेकिन यह अधिक समय लेने वाला भी जो है हो सकता है और बड़े समाजों में क्या होता है कि व्यवहारिक नहीं हो सकता है। नतीजा क्या होता है कि कई आधुनिक लोकतंत्र जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहाँ की नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए जो है प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यही होता है कि जनता जो है सीधे रूप से भाग लेता है। उदाहरण देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है कहाँ कहाँ काम कर रही है, किस कंट्री में, किस देश में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में नागरिकों को जनमत संग्रह 2 तरह से जो है वो, एक तो सीधे रूप से भाग लेते हैं कानून में जो है वोट दे करके जो है, ठीक है, दूसरा जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह
नामक जो है प्रणाली के माध्यम से कानूनों और नीतियों पर मतदान करने का जो है अवसर मिलता है। इससे उन्हें अपनी सरकार द्वारा किए गए निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से कहने की अनुमति मिलती है। प्राचीन एथेंस में भी जो है, एथेंस में सभी नागरिक सभा में भाग लेने के पक्ष थे। ये पुराने समय की है, जहाँ वे कानून पर चर्चा करते थे, मतदान करते थे। न्यू इंग्लैंड शहर की बैठकें भी जो है, जो कि इंग्लैंड का या ब्रिटेन का कुछ भाग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है, वहाँ भी जो है बैठ करके जो है अपनी मुद्दों को चर्चा करते हैं, मतदान करते हैं, या फिर जैसे भी उसको सहूलियत होता है अपनी सहूलियत के अनुसार जो है वो काम करते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड जो है बेसिकली जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अच्छाई क्या है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र से लाभ क्या होता है, क्या लाभ होता है, तो इसे हम पॉइंट्स के रूप में जो है अकॉर्डिंग टू ये बायजूस के प्लेटफार्म से जो है ये किसी का अपना जो है स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, और ना ये कहीं कोई किताब में जो है इतनी अच्छी तरह से जो है दिया हुआ है। ये जो है हम बायजूस का जो हमने कोर्स लिया हुआ है, तो बायजूस से जो है हम ये पढ़ाई करते हैं और बायजूस का ही ये कंटेंट है, ठीक है। ये मेरा अपना कोई भी स्टेटमेंट इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि सभी नागरिकों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर है। निर्णय जो है सीधे लोगों द्वारा किए जाते हैं, जिससे बेहतर परिणाम जो है प्राप्त हो सकते हैं, जो लोगों की इच्छा को दर्शाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अधिक जवाबदेही की अनुमति देता है, क्योंकि नागरिक अपने प्रतिनिधियों को उनके द्वारा निर्णय लेने के लिए जो है सीधे जवाबदेह जो है ठहरा सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक कुशल हो सकता है, क्योंकि मतदान के माध्यम से शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं। क्योंकि जैसे लोगों की कोई अगर समस्या है, जैसे आज समस्या हुआ है, तो मतलब बहुत जल्दी जो है जब लोग जब भाग लेते हैं निर्णय प्रक्रिया में, तो वो क्विकली जो है कोई काम जो है हो जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि हमने लोगों की समस्या को देखा और फिर वो जो है समझा, उसके बाद वो जो है अपनी बातों को जो है पार्लियामेंट हाउस या उनका जहाँ भी संसद जहाँ पे है, जहाँ पे कांग्रेस है, तो वहाँ पर वो रखने के बाद फिर उस पर जो है काम होगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता जो भाग लेती है, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती है, तो कोई भी कार्य है जो जल्दी हो जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा दे सकता है और नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने में भी मदद करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र लोगों की ज़रूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी हो सकता है, क्योंकि यह नागरिकों और उनकी सरकार के बीच अधिक प्रत्यक्ष संबंध की अनुमति देता है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है अच्छाई कहिए या फिर लाभ कहिए, जिसे आप एडवांटेज कहते हैं, ठीक है। अब जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कुछ हानि भी है, ठीक है, या उसमें कुछ बुराई भी है। जैसे कि लोकतंत्र में आप गुण को भी पढ़े हैं, दोष को भी पढ़े हैं, कि लोकतंत्र जो है, जहाँ भी लोकतंत्र है उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो अच्छाई को भी देखे, बुराई को भी देखे, यानी कि लाभ भी देखे, हानि भी देखे, ठीक है। उसी प्रकार से जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है, तो दोनों में कुछ अच्छाई है तो कुछ खराबी भी है। तो देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या खराबी है या क्या डिसएडवांटेज है उसमें। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है समय लेने वाला हो सकता है, क्योंकि सभी नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। बड़े समाजों में क्या होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं हो सकता है। जो बड़ा समाज है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन होगा, वहाँ पे क्या होगा कि व्यवहारिक रूप से निर्णय लेने में जो है कठिनाई होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी का समन्वय करना भी मुश्किल हो जाता है। अब जैसे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, अब कोई ऐसी समस्या आई जिस पर कि लोगों द्वारा जो है निर्णय लेना है। अब लोगों द्वारा जो निर्णय लेना है, तो उसमें क्या होगा कि किसी की सहमति होता है और किसी की सहमति नहीं होता है, ठीक है। अब जब लोगों को ही निर्णय लेना है,
अब किस लोगों का जो है, किस जनता की बात को सुनेंगे और किस जनता की बात को जो है नज़रअंदाज करेंगे, यहाँ पे ये समस्या भी हो जाता है। लेकिन एक बात ये भी है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कहाँ? जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ही नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको स्विट्ज़रलैंड में मिल रहा है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्ज़रलैंड में पॉपुलेशन ही कितना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ये समस्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है। अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर लोगों को ही निर्णय लेना है तो उसमें ये जो है आपको डिसएडवांटेज मिलेगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ऐसे निर्णयों की ओर ले जा सकता है जो व्यापक समाज में सर्वोत्तम हित में नहीं हो, क्योंकि निर्णय जो है अल्पसंख्यक समूहों की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना बहुमत की इच्छा के आधार पर किए जाते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र विशेष हित समूहों द्वारा हेर फेर के लिए कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि जो लॉबिंग या अन्य माध्यमों से वोट को प्राथमिकता करने में सक्षम हो सकता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र निर्णय लेने में विशेषज्ञता की कमी का कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो जनता द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब जनता द्वारा ही निर्णय लिया जाता है तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, या जो एक्सपीरियंस वाले, जो अनुभववादी है, जिसके पास अनुभव है और वही जो है निर्णय ले सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे अनुभव जो है सारे लोगों में जो है सारा अनुभव है, ठीक है। अब जो 18 साल के एज में जो है वोटिंग डालने का जो है सिस्टम है, तो क्या 18 साल या 20 साल या 25 साल लोगों को क्या दूरदर्शी उसका रहेगा कि आज जो हम कानून बना रहे हैं वो 25 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद ये जो है प्रासंगिक रहेगा या सारे लोगों के लिए जो है फिट बैठेगा? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये इसमें जो है डिसएडवांटेज जो है यहाँ पे हानि है। ऐसे में हमें लगता है कि जो नियम बन रहा होगा या जो कानून बन रहा होगा तो हमेशा जो है उस कानून में संशोधन करना पड़ता होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र निर्णय लेने में विशेषज्ञता की कमी के कारण जो है ऐसा भी हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कम स्थिर होगा, क्योंकि लोगों द्वारा लिए गए निर्णय जनता की राय में बदलाव के आधार पर परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है, जैसा कि हमने कहा। अब आइए हम जानते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, एक राजनीतिक ये प्रणाली है क्योंकि जहां नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए जो है प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा उनकी ओर से निर्णय लेने के लिए अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर भरोसा करते हैं। मूल बात यही है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम प्रतिनिधि चुनते हैं और उस प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी समस्या को बताते हैं और वो समस्या जो है रूल रेगुलेशन बनाने में जो है वो काम करते हैं। यही बात है। एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक आमतौर पर पसंद या कांग्रेस जैसे विधायी निकायों के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो कानून और नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन प्रतिनिधियों को एक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है और ये उन लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं जो उन्हें चुनते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की अनुमति देता है, क्योंकि सभी नागरिकों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना ये आवश्यक नहीं है और यह लोगों की ज़रूरतों के प्रति कम उत्तरदायी भी हो सकता है, क्योंकि निर्णय प्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं जो हमेशा अपने घटकों की इच्छा की प्रतिबिंबित जो है नहीं होता है, ठीक है। अब जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का लाभ क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कई लाभ है। ये कंटेंट भी हमने बायजूस प्लेटफॉर्म से जो है ये किए हैं, ठीक है, क्योंकि बायजूस में जो है पढ़ाई करते हैं और उससे जो है जो हमें अच्छा लगता है वो कंटेंट जो है
हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का लाभ क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की अनुमति देता है, बड़ी संख्या में, क्योंकि सभी नागरिकों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है अधिक कुशल भी होता है, क्योंकि निर्णय जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए जाते हैं, जो अन्य जिम्मेदारियों से विचलित हुए बिना मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक स्थिरता प्रदान कर सकता है, क्योंकि निर्णय जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए जाते हैं, जो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र निर्णय लेने की विशेषता के लिए अनुमति भी देता है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता भी होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विविध हितों के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रदान कर सकता है, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि समाज के भीतर विभिन्न समूहों के विचारों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक अधिक स्थिर और पूर्व अनुमेय निर्णय के लिए जो है वो प्रक्रिया प्रदान करते हैं, क्योंकि निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लिया जाता है। इसमें भी जो है मुख्य रूप से वही है, कुछ कुछ जो बातें हैं इसे जो है आप लोग देख लेंगे। अब है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नुकसान क्या है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, अप्रत्यक्ष जो निर्वाचित पदाधिकारी है या निर्वाचित अधिकारी है, उन लोगों के संपर्क से बाहर हो सकते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे क्या होता है, ऐसे फैसले हो सकते हैं जो बहुसंख्यक आबादी की जरूरतों और प्राथमिकताओं को जो है प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना इसमें रहता है। निर्वाचित अधिकारी लोगों की इच्छा के बजाय विशेष हितों या अन्य बाहरी कारकों से भी प्रभावित हो सकता है। संपूर्ण जनसंख्या के बजाय लोगों के एक छोटे समूह द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी के साथ साथ दृष्टिकोण और अनुभव में विविधता की कमी हो सकती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है धीमी और अनन्य हो सकता है। बदलती परिस्थितियों या जनसंख्या की जरूरतों को तुरंत प्रतिक्रिया देना मुश्किल होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है जितना प्रभावी या कुशल नहीं हो सकता है, यह कम समावेशी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का हानि है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, जहाँ की नागरिक कांग्रेस के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो तब उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। यूके में है, ठीक है, भारत में है, कनाडा में है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है काम करते हैं। दोनों के बीच संबंध क्या है, दोनों के बीच समानताएं क्या है। ठीक है, तो लोकतंत्र के इन दो रूपों के बीच एक मुख्य समानता यह है कि दोनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी शामिल होता है, दोनों में लोगों के द्वारा शामिल होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किए गए निर्णय में लोगों का प्रत्यक्ष अधिकार होता है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं, लेकिन निर्णय दोनों में लिया जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच एक समानता यह भी है कि सरकार के दोनों रूप लोकतंत्र के सिद्धांतों पर ही आधारित होता है, जैसे कि बहुमत का शासन और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा। दोनों प्रणाली में जो है बहुमत की इच्छा का सम्मान किया जाता है और व्यक्ति के अधिकार और कानून द्वारा जो है उसे संरक्षित किया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में जो है अंतर क्या है? अंतर तो जैसे ही हम लोग प्रत्यक्ष पढ़े अप्रत्यक्ष पढ़े, अलग अलग पढ़े तो वो आपको अंतर ही हो गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आमतौर पर कानून और नीतियों पर मतदान करके लोग सीधे तौर पर निर्णय में भाग लेते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी प्रतिनिधियों के द्वारा लेते हैं। दो प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का स्तर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, ठीक है, और किए जाने वाले निर्णय जो होता है उनका जो है वो अपनी राय होता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग उनके लिए निर्णय के लिए प्रतिनिधि पर जो है चुनाव करते हैं।
एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गति है जिस पर निर्णय किए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शीघ्रता से काम होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है समय लग जाता है, अधिक समय लग जाता है। कुल मिला के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच जो है अंतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का स्तर से होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में जनता प्रत्यक्ष शामिल होती है, अप्रत्यक्ष में जो है प्रतिनिधि जो है उसका शामिल होता है। तो ये जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है निर्णय है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच एक और अंतर है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों के निर्णय लेने का अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, लेकिन यह समय लेने वाला, बड़े पैमाने पर प्रबंधन करने में कठिन भी हो सकता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है अधिक कुशल निर्णय लेने और प्रतिनिधित्व की अनुमति होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक और भी अंतर है, ठीक है, कि नागरिक भागीदारी शामिल होते हैं। ये जो है दोनों जो है एक ही है कुल मिला करके, ठीक है। तो आप जो है इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे और इसे नोटबुक में नोट कर